आज हमारे हाथ में भौतिकी की दुनिया का, आप कह सकती हैं, सिर्फ एक पन्ना है। ये इकाइयों और विमाओं के बारे में है। अब पहली नज़र में ये शायद किसी क्लास के नोट्स जैसा लगे, लेकिन असल में ये विज्ञान की भाषा सीखने की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। इसे आप विज्ञान की वर्णमाला कह सकते हैं, एक तरह से ABCD। इसके बिना ब्रह्मांड के बारे में कोई भी बात करना, वो सिर्फ अंदाजा लगाना होगा, सटीक विज्ञान नहीं। तो आज का हमारा मिशन इसी भाषा को समझना है। हम देखेंगे कि दुनिया भर के वैज्ञानिक किसी चीज को मापने के लिए एक ही जुबान का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। हाँ, ये इकाइयां यानी यूनिट्स हैं क्या चीज, एसआई सिस्टम इतना जरूरी क्यों है, और ये विमा यानी डायमेंशन का असली मतलब क्या है, जो सुनने में ही थोड़ा भारी लगता है। और मजे की बात यह है कि इसी एक पन्ने में ब्रह्मांड को नापने का पूरा पैमाना छिपा है। एक तरफ पारसेक जैसी विशाल, मतलब बहुत ही विशाल दूरियां हैं, तो दूसरी तरफ एंगस्ट्रॉम जैसा परमाणुओं का छोटा सा संसार। तो चलिए इस पन्ने की परतें खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ छिपा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हमें इन मानकीकृत इकाइयों की ज़रूरत ही क्यों है? इस पन्ने में लिखा है कि एक अच्छी इकाई को अच्छी तरह से परिभाषित, आसानी से बनाने लायक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होना चाहिए। ऐसा लगता है कि पहले चीज़ें थोड़ी अस्त-व्यस्त थीं। अस्त-व्यस्त कहना तो बहुत विनम्रता होगी। वो विज्ञान का वाइल्ड वेस्ट जैसा दौर था। आप सोचिए, आप भारत में एक प्रयोग कर रही हैं मीटर और किलोग्राम में, कोई इंग्लैंड में वही काम फुट और पाउंड में कर रहा है, और कोई तीसरा सेंटीमीटर और ग्राम में। इस पन्ने में CGS, MKS और FPS सिस्टम का जिक्र है भी। ये सिर्फ असुविधाजनक नहीं था, ये विज्ञान की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। मतलब वैज्ञानिकों के लिए एक दूसरे के काम को दोहराना या सत्यापित करना लगभग नामुमकिन रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी मुश्किल को हल करने के लिए SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम को अपनाया गया। ये एक वैश्विक समझौता था कि अब से हम सब एक ही भाषा बोलेंगे। अच्छा। इस पन्ने में जो 7 मौलिक SI इकाइयां दी गई हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ये इस भाषा के 7 मूल अक्षर हैं। 7 मूल अक्षर, ये दिलचस्प है। तो क्या भौतिकी की हर चीज इन्हीं 7 से बनी है? हाँ, एक तरह से। इन्हें मौलिक कहने का कारण ही यही है। ये किसी और पर निर्भर नहीं है। इन्हें आप भौतिकी के 7 प्राथमिक रंग समझ सकती हैं। अच्छा। बाकी सब कुछ, जिसे हम व्युत्पन्न इकाइयां या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, जैसे बल, ऊर्जा, दबाव, वो इन्हीं 7 रंगों को अलग-अलग अनुपात में मिलाकर बनाए गए हजारों शेड्स की तरह हैं। अच्छा, जैसे बल की इकाई न्यूटन, वो इन प्राथमिक रंगों का एक मिश्रण है? एकदम सही। 1 न्यूटन असल में होता है किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपने 3 मौलिक इकाइयों, द्रव्यमान, लंबाई और समय को मिलाकर एक नई व्युत्पन्न इकाई बना दी। इस पन्ने में 2 और इकाइयों का भी जिक्र है, रेडियन और स्टेरेडियन। हाँ, मैंने देखा। ये कोणों को मापने के लिए हैं। ये इस भाषा को और पूरा करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक सुंदर मानकीकृत सिस्टम है जिसमें 7 मूल इकाइयां हैं। लेकिन ये सिस्टम जो मीटर और किलोग्राम पर बना है, ये ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को कैसे संभालता है? मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी को मीटर में बताना तो बहुत ही अटपटा लगेगा। ये पन्ना बताता है कि वैज्ञानिक इन चरम पैमानों से कैसे निपटते हैं। हाँ, और यहीं पर विज्ञान की भाषा में स्लैंग या कह सकते हैं खास शब्द आते हैं। आप रोजमर्रा की बातचीत में हर बार पूरा वाक्य तो नहीं बोलती, आप शॉर्टकट इस्तेमाल करती हैं, है ना? बिल्कुल। खगोल विज्ञान में प्रकाश वर्ष और पारसेक वह शॉर्टकट हैं। और जैसा कि ये पन्ना साफ करता है, प्रकाश वर्ष नाम के धोखे में नहीं आना चाहिए। ये समय नहीं, दूरी की इकाई है। ये एक आम गलतफहमी है, हाँ। लेकिन दूरी मापने के लिए प्रकाश को ही क्यों चुना गया? मतलब ध्वनि वर्ष या ट्रेन वर्ष क्यों नहीं? क्योंकि प्रकाश की गति ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। ये हमेशा हर जगह एक समान रहती है। ये इसे लंबी दूरियों को मापने के लिए सबसे भरोसेमंद पैमाना बनाती है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। बाप रे। हाँ, अगर आप तारों की दूरी किलोमीटर में बताने लगेंगे तो संख्याएं इतनी बड़ी हो जाएंगी कि उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इस पन्ने में द्रव्यमान की भी कुछ अजीब इकाइयां हैं। स्लग तो है ही, लेकिन चंद्रशेखर लिमिट ने मेरा ध्यान खींचा। ये किसी सामान्य इकाई जैसी नहीं लगती, एक नियम जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भौतिकी की भाषा में लिखा गया एक एक ब्रह्मांडीय निर्णायक मोड़ है। ये दिखाता है कि इकाइयां सिर्फ माप नहीं है, वे ब्रह्मांड के भाग्य का फैसला भी कर सकती हैं। भाग्य का फैसला, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये है भी चंद्रशेखर लिमिट, जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना है। यस। ये तय करती है कि एक मरने वाले तारे का भविष्य क्या होगा। अच्छा। अगर तारे का कोर इस सीमा से कम है तो वो शांति से एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन अगर वो इस सीमा को पार कर गया यस, तो उसका अंत एक विनाशकारी सुपरनोवा विस्फोट और फिर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में होगा। तो ये सिर्फ एक मान नहीं है, ये जीवन और मृत्यु की एक रेखा है। कमाल है। ये बताता है कि सितारों के लिए आकार सिर्फ बड़ा या छोटा होना नहीं है, ये नियति है। मैं ये उपसर्गों मतलब प्रीफिक्सेस की सूची को देख रही हूँ। योक्टो, जेटा, योट्टा, ये नाम कौन रखता है? क्या कोई गुप्त समिति है जो ये तय करती है कि 10 की घात 24 को क्या कहा जाएगा? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के किरदारों जैसे लगते हैं। एक समिति तो है, लेकिन वो गुप्त नहीं है। ये उपसर्ग वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को संभालने का एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीका है। सोचिए, आपको हर बार 0.0000000001 सेकंड लिखने के बजाय सिर्फ एक फेम्टोसेकंड लिखना पड़े। सही है। ये भाषा को संक्षिप्त और शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, तो अब तक हमने विज्ञान की भाषा के अक्षर मतलब मौलिक इकाइयां और उसके कुछ खास शब्द यानी व्यावहारिक इकाइयां सीख ली हैं। इस पन्ने का अगला हिस्सा विमाओं डायमेंशंस के बारे में है, और ये मुझे भाषा के व्याकरण जैसा लग रहा है। ये बिल्कुल सही सादृश्य है। विमाएं भौतिकी का व्याकरण ही है। ये वो नियम है जो सुनिश्चित करते हैं कि हमारे समीकरणों का कोई मतलब निकले। इस पन्ने पर विमाओं की बहुत तकनीकी परिभाषा दी गई है। किसी भौतिक राशि की विमाएं वो घात या पावर्स होती हैं जिनसे उस राशि को व्यक्त करने के लिए मौलिक राशियों को बढ़ाया जाता है। उफ, इससे पहले कि हम इसे तोड़ें, क्या आप कोई सरल सा उदाहरण दे सकते हैं कि हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? जरूर। बस ये सोचिए कि हर मौलिक इकाई का एक प्रतीक है। लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M और समय के लिए T। जब हम किसी भी चीज का विमीय सूत्र लिखते हैं तो हम असल में उसकी रेसिपी लिख रहे होते हैं। हम ये बता रहे होते हैं कि वो चीज किन किन मौलिक चीजों से और कितनी कितनी मात्रा में बनी है। जैसे यहाँ संवेग, मोमेंटम का उदाहरण है, जिसका विमीय सूत्र MLT-1 लिखा है। हाँ, चलिए इस रेसिपी को पढ़ते हैं। ये कहता है द्रव्यमान M का एक हिस्सा लो, ठीक है, लंबाई L का एक हिस्सा लो और उसे समय T के एक हिस्से से भाग दे दो। रुकिए एक मिनट। तो T-1 का मतलब सिर्फ समय से भाग देना या प्रति सेकंड है? बिल्कुल, ये सिर्फ लिखने का एक भौतिक शास्त्रीय तरीका है। तो रेसिपी है द्रव्यमान गुणा लंबाई भाग समय, और हम जानते हैं कि लंबाई प्रति समय वेग होता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ये विमीय सूत्र हमें किसी भी राशि की बुनियादी बनावट बता देता है। तो इस व्याकरण का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम इससे कर क्या सकते हैं? इसका सबसे शक्तिशाली उपयोग है समीकरणों की जांच करना। इसे विमीय संगति का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक समीकरण में सेब और संतरे नहीं जोड़ सकते। किसी भी सही समीकरण के दोनों तरफ की विमाएं हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। आप ऊर्जा की विमाओं में बल की विमाएं नहीं जोड़ सकते। तो आप कह रही हैं कि कोई भौतिक शास्त्री करोड़ों रुपए के प्रयोग पर खर्च करने से पहले इस सरल ग्रामर चेक का उपयोग करके ये देख सकता है कि उसका मूल विचार ही मौलिक रूप से गलत तो नहीं है? ये तो इतना शक्तिशाली होने के लिए कुछ ज्यादा ही सरल लगता है। क्या ये सच में इतना अचूक है? ये एक बेहद शक्तिशाली त्रुटि खोज उपकरण है, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर विमाएं मेल नहीं खाती तो आपका समीकरण 100% गलत है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। लेकिन अगर विमाएं मेल खाती हैं तो ये गारंटी नहीं है कि समीकरण सही ही है। हो सकता है उसमें कोई संख्यात्मक स्थिरांक गलत हो, पर यह निश्चित रूप से आपको मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचाता है और आपके सिद्धांतों को परखने का एक तेज और बहुत ही एलिगेंट तरीका देता है। तो इस एक पन्ने से गुजरने के बाद जो बड़ी तस्वीर उभरती है वो ये है कि भौतिक दुनिया को समझने और उसका वर्णन करने के लिए हमारे पास एक अविश्वसनीय रूप से सुसंगत, तार्किक और सार्वभौमिक भाषा है। ये सिर्फ नंबर और प्रतीक नहीं है, ये सोचने का एक पूरा ढांचा है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया।
ये ढांचा सिर्फ संख्याओं का एक संग्रह नहीं है, ये वो नींव है जिस पर भौतिकी के सभी नियम और सिद्धांत टिके हैं। न्यूटन के नियमों से लेकर आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत तक हर चीज को मान्य होने के लिए इस व्याकरण का पालन करना पड़ता है। इसके बिना हम अपने आसपास की दुनिया का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर ही नहीं सकते। यही चीज विज्ञान को व्यक्तिगत राय से अलग करती है। बिल्कुल। इस बातचीत के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इस पन्ने में 7 मौलिक राशियों का उल्लेख है, जिन्हें आज हम भौतिकी की नींव मानते हैं। पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये सच में मौलिक हैं या ये सिर्फ वे हैं जिन्हें हमने अब तक पहचाना है? क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी हकीकत हो सकती है, कोई ऐसी सच्चाई जिसे समझने के लिए हमें इन 7 अक्षरों से परे एक पूरी तरह से नई वर्णमाला, एक नए मौलिक सेट की जरूरत पड़े? इस पर सोचिएगा।